दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से प्रश्नों को समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19 एक अ, संविधान का अनुच्छेद 21 या संविधान का अनुच्छेद 25। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 एक अ। दोस्तों, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 एक अ के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान या फिर अवांछनीय आलोचना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर है अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सही उत्तर है दोस्तों अवांछनीय आलोचना के आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 एक डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन है विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर एकांतता का अधिकार, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975 और मलक सिंह और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा वाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 एक डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 19 एक डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार या निजता का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर है अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही और समुचित ढंग से ये अर्थित होता है। 24 अगस्त 2016 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया और ये कहा कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19,
अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है अनुच्छेद 21 ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? एक, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या फिर मृत्युदंड। तो सही उत्तर है मृत्युदंड। दोस्तों ये जीवन के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। आप जान लीजिए जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। तो स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 19, 23 या 24। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर अनुच्छेद 24 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। इसमें आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 24 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? आपको बताना है। तो याद रखिएगा वर्ष 1976 में। दोस्तों बधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी जो है किया गया था और इसी तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। कैसे? तो दोस्तों जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार का निषेध किया गया है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सही उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार ऑप्शन बी। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार अनुच्छेद 23 के माध्यम से मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध या निषिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो उत्तर है धर्म की स्वतंत्रता से। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 25 ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अगला है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 25, 26, 27 या 28 के द्वारा।
तो सही उत्तर है अनुच्छेद 27 ऑप्शन सी। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को और सिखों को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर पारसियों को ऑप्शन सी हो जाएगा। आप जान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है उसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, पारसी इसमें शामिल नहीं हैं। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और मानववाद। तो सही उत्तर है मानववाद। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। इसमें मानववाद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, 26, 29 या 30। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 30 ऑप्शन डी याद रखिएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को या फिर धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को? तो सही उत्तर है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे ये परीक्षाएं किसी भी स्तर की हों, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय का है और वस्तुतः अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिटें जारी करने का अधिकार रखता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो सही उत्तर संवैधानिक उपचार का अधिकार ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ऐसे सामान्य रूप से प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, लेकिन यदि ये प्रश्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को।
अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध? तो सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर प्रशासनिक न्यायाधिकरण? तो सही उत्तर है एक रिट उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। तो याद रखिए, रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिषेध, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय या उच्चस्थ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ या निम्नस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है, जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे जो उसमें निहित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण? तो सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति या बंदी बनाए गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, इसलिए ये निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है ये दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी या बंदी बनाए जाने की स्थिति में जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध या बंदी बनाए जाने के विरुद्ध जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 4, 3 या 2? तो सही उत्तर है दोस्तों 5 प्रकार के न्यायिक आदेश या रिट हैं भारतीय संविधान में। आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 5 प्रकार के रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन सा रिट पूछा जा रहा है कि तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर है परमादेश। परमादेश तब जारी किया जाता है जब एक न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। इसमें किसी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपभोग ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो या फिर विफल रहा हो। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन है, आप देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है या उपर्युक्त में से कोई नहीं?
तो सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो याद रखिएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन 2002 के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल या शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, और ये वाद 1973 का है। याद रखिएगा दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 वाद में भी किया गया था। अगला प्रश्न है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1942 के 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 1973 के 31वें संविधान संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और इसे अब अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है कौन सा अधिकार? तो सही उत्तर है वैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी। दोस्तों पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मोरारजी देसाई सरकार। दोस्तों आप जान लीजिए कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था और उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही थी। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो सही उत्तर है दोस्तों संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त जो प्रतिबंध हैं, रीजनेबल जो प्रतिबंध हैं, उनको आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार कौन से हैं? ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार। तो सही उत्तर है विधिक अधिकार, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में विधिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। राजनीतिक और सिविल अधिकार जहां केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, वहीं पर कुछ मौलिक अधिकार ही, सभी नहीं, मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त हैं, लेकिन विधिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं।
अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। ये कथन किसका है? मैकियावेली, लास्की, मैकाइवर या जेएस मिल? तो सही उत्तर लास्की ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि लास्की का प्रसिद्ध कथन है कि कोई राज्य उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। अगला प्रश्न है पूर्ति कीजिए, किसके बिना कर्तव्य उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के? ऑप्शन है विश्वास, अधिकार, नैतिकता और कार्य। तो सही उत्तर हो जाएगा अधिकार। दोस्तों अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। आप याद रखिएगा, अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो सही उत्तर है संसद। यहाँ पर देखिए, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की जो शक्ति दी गई है, उसके तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद की ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा इन सभी को, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता आदि ब्रिटिश विशेषताओं से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार या फिर सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, ये मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 डी या अनुच्छेद 39 घ में शामिल है। और जो शेष हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सभी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी और रेलवे तथा साथ ही साथ विभिन्न राज्यों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।